ये निकालो सर। बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रहा है? पेज नंबर बताइएगा क्या? पेज नंबर ही बता दें सर। 176। कुछ सैटरडे से रिलेटेड क्वेश्चन के रिवाइज कर लिया दिखा जाके। चलिए क्वेश्चन और करेंगे। पेज नंबर 176 क्वेश्चन रेडी। On 1st October 2000, H acquired 80% of S for rupees 9 lakh. Summarize financial statements of both are as follows. Statement of profit and loss for the year ended 31st March 2001. What is the acquisition date, sir? What will be the opening date of the year? 1st April 2000. Acquisition during the year है कितना अच्छा है पोस्ट एक्विजिशन? कौन सा 6 मंथ्स है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। प्रॉफिट एंड लॉस सामने है, सब्सिडरी की प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स 6/12 हो जाएगी। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट पेज। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31st March 2001। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन होती है, तो सब्सिडरी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी 6/12 हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों 6/12 होगा? लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या पोस्ट एक्विजिशन डेट की है? सारी पोस्ट एक्विजिशन डेट की है सर, तो ये तो है ही 6 महीने बाद की सर, ये भी 6/12 हो जाएगी। जब प्रॉफिट लॉस 6/12 हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट रुपीज थाउजेंड्स में है, इन्वेस्टमेंट को सर्कल लगाएं, पिछले पेज पे जाएं, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था 9 लाख, यहाँ लिखा 920, तो 9 लाख कट जाएगा, 20 ये वाला और 10 बच जाएगा सर। ये 10 किसकी किस में इन्वेस्टमेंट है, और जो बाकी 20 बचेगा पेरेंट में, वो भी किसी थर्ड पार्टी में इन्वेस्टमेंट होगी, कितना कटेगा बस। इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल, बैंक, शेयर कैपिटल, नॉमिनल अमाउंट 1 रुपया दी हुई है, 10 रुपए भी होती है, ना बताया हो तो ठीक है। शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, 8% डिबेंचर्स मींस लोन है सर ये, और 8% मींस रेट ऑफ डिबेंचर्स याद है, नॉन करंट लोन होता है। ट्रेड पेबल्स, करंट टैक्स पेबल। एक नजर रिक्वायरमेंट देखना जरा नीचे। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ consolidated income statement, profit statement of financial position, changes in equity for the year ended 31st March 2001। अब इसमें ना डिफरेंट एक्विजिशन डेट्स हैं, तो हम अभी ओरिजिनल क्वेश्चन की बेस पे करेंगे, बाकी और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो तीनों स्टेटमेंट्स बनानी रजिस्टर कॉलम। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए एक पेज छोड़ दें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पे पूरी बनी हुई है, तो आधे से थोड़ा ज्यादा छोड़ दें, चेंजेस इन इक्विटी मरहला बन जाएगी एक पेज पे। थर्ड पेज पे आके आधा पेज छोड़ के वर्किंग्स पे आते हैं।
या अल्लाह बच्चे सफे ढूंढ रहे हैं, मौला मिल जाए मौला। ये पॉइंट नंबर 1 सर। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स were equal to their book value with the exception of land which had a fair value of 1,25,000 in excess of the book value at the acquisition date। क्या है, फेयर वैल्यू है या सरप्लस है? डबल एंट्री बता दो। 125,000 में लिखो। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का मसला क्यों नहीं आएगा? पॉइंट नंबर 2 सर। In the post acquisition period, in the post acquisition period, H sold goods to S for rupees 100,000 at a markup of 25%। स्टॉक ना भी बेचे और आप प्रॉफिट लॉस बना रहे हो तो ये 1 लाख सेल परचेज कैंसिल हो। लेकिन जो शुरू के वर्ड में वो पढ़ा था एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है, क्या ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में सेल है? क्वेश्चन नंबर 10 8 ढूंढेगा जरा। क्वेश्चन नंबर 10 ए, उसका लास्ट सेंटेंस पढ़ा। 2 मिलियन पर मंथ था मेरा ख्याल। एक्विजिशन डेट ढूंढ रहा है 31 अगस्त 15 शायद, और मंथ से मल्टीप्लाई किया था आपने, सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड की सेल परचेज कैंसिल की थी आपने। तो यहाँ क्या ये पूरे साल की फिगर है सर? अगर लिखा होता ड्यूरिंग द ईयर तो 6/12 करते और अकॉर्डिंगली फिर कैंसिल करते। हमारे इस पीरियड में पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना है हमारे इस क्वेश्चन में? 6 मंथ्स। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो पूरे साल पे फिर हमें एतराज नहीं है, एक्विजिशन के बाद एतराज है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। वहां एक्विजिशन 6 इयर्स अगो थी शायद, पॉइंट 1, और उसका सेकंड पॉइंट ही शायद या थर्ड पॉइंट, इंटर कंपनी सेल दी होगी। वहां वर्ड्स क्या है? ड्यूरिंग द ईयर ही नहीं, तो यहाँ प्रॉब्लम क्यों नहीं है? ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है सर। अगर तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है फिर तो ठीक है पूरा साल ही, अदरवाइज अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है तो फिर आपने आफ्टर एक्विजिशन पीरियड कंसिडर करना है। आ जाए वापस। यहाँ इशू क्यों नहीं है? क्या पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है सर? तो फाइनल बोल दें लाख क्या करेंगे? और सर जी बोलने की कोशिश करें, बोला जा रहा है सर। एस हैड, नेक्स्ट सेंटेंस, एस हैड किसने बेची चीजें? H2S और H पेरेंट है, H पेरेंट बना हुआ है। H had half of these goods in inventory at the year end। S had, सॉरी, किसके पास चीजें पड़ी हैं? कितना स्टॉक बचा हुआ सर? तो 1 लाख। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट किस पे करेंगे? जो स्टॉक बचा हुआ है या जो चीजें बेची थी? मार्कअप गिवन है 50,000 की बेस पे वर्किंग करूंगी 1 लाख की बेस पे, डिवाइडेड बाय सर इनटू सर इज इक्वल टू सर 1000 में 10। पहले एंट्री करवा दें, प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं हम। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, ब्रैकेट बनवाएं, एनसी विल बी या विल नॉट बी, वाई लिखे। बेटा विल नॉट बी, पेरेंट ने चीजें बेची, पेरेंट ने प्रॉफिट कमाया, विल नॉट बी इफेक्टेड। वजह तो पेरेंट का अगर प्रॉफिट कम होगा
तो एनसी कहाँ शेयर होल्डर? एनसी का शेयर किस में होता है, पेरेंट में या सब्सिडरी में? तो सब्सिडरी के प्रॉफिट इफेक्ट होंगे, फिर एनसी इफेक्ट होंगे। सिर्फ 3 दिन पुरानी बात, 4 दिन सर, एक छुट्टी भी आ गई, एक ऑफिशियल छुट्टी भी आ गई, 2 आपकी आ गई। ये तो जो हजरात सैटरडे को थे उनसे एंट्री नहीं बोली गई, तो जो थर्सडे को थे उनसे क्या बात करें, जाती करते हैं, अच्छी भली चीज चल रही होती है, फिर संडे आ जाता है। क्या इस संडे का भी वही हुआ जो पिछले संडेज का हुआ तो वही है, बोल आप सच ही रहे। पॉइंट नंबर 3 सर, at 31st March 2001 year end आ गया सर, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल। अब गुडविल डेफिनेटली भी कैलकुलेट होनी, लेकिन उसे अमाउंट बता दी। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री बताएं, प्रॉफिट लॉस बन रहा है। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, accumulated impairment loss credit। नहीं एंट्री ना मेरे ख्याल बदला, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, accumulated impairment loss credit। हाँ डेफिनेटली अब इम्पेयरमेंट लॉस का डेबिट इफेक्ट कहाँ इफेक्ट करेगा, पेरेंट के प्रॉफिट्स। मीन जब हम एडमिन एक्सपेंसेस की वर्किंग कर रहे होंगे तो वहां क्या करेंगे, एक्सपेंसेस में प्लस कर देंगे, और गुडविल जो फाइंड आउट करेंगे उसमें से लेस कर देंगे, एनसी विल बी इफेक्टेड। अभी तक हमने गुडविल किसकी पढ़ी है, हमने एनालिसिस ऑफ इक्विटी में सिर्फ पेरेंट के कॉलम में कैलकुलेट की है, तो पेरेंट की गुडविल है, देयरफॉर एनसी विल नॉट बी इफेक्टेड। तो एंट्री चाहे बदलने को रहने दें, बस उसका पता होना चाहिए कि जानी कहाँ है इफेक्ट फिगर्स। अब चैलेंज इस अगर ये स्टार्ट हो गया कि क्या प्रॉफिट लॉस बन रहा है या सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, तो अकॉर्डिंगली फिर वर्ड्स चेंज करने हैं आप, एवरी अदर थिंग रिमेंस सेम। चलेंगे आगे, पॉइंट नंबर 4, कंसंट्रेट फुल तरफ। The current accounts of the two companies disagreed due to cash remittance of rupees 20,000 to H on 26 March 2001, not being received until after the year end। आगे जाने से पहले दोबारा पढ़ें। दोनों कंपनीज मींस पेरेंट सब्सिडी के करंट अकाउंट्स डिसएग्रीड हैं। क्यों है, कहां से पैसे कहां जा रहे हैं, कैश रेमिटेंस वापसी कहां से कहा, 2H बताया हुआ, 2H बाय कहां से कहां, S2H। अब ऊपर बैलेंस शीट देखें जरा, करंट अकाउंट से नजर ही नहीं आ रहा, मतलब करंट अकाउंट्स नजर तो नहीं आ रहे। क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढे, 3 से चलें, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 3, करंट अकाउंट नजर आ रहे थे सर, हैरी स्पाइडर, करंट अकाउंट्स नजर आ रहे थे, तो डेफिनेटली बेटा नजर आ रहे हैं तो रिसीवेबल्स फिर अलग होंगे। 7 देखें, करंट अकाउंट्स नजर आ रहे हैं सर, 7 7 7, अगर नजर आ रहे हैं तो फिर तो अलग-अलग कट जाएंगे, लेकिन अगर अलग नजर नहीं आ रहे तो आए वापस क्वेश्चन। अब वो कहता है करंट अकाउंट्स डिसएग्रीड है, और ये हमारी बेसिक अजम्पशन है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस जो सेपरेट है वो सही बन गई होंगी। अब अगर अलग नजर नहीं आ रहे तो मोस्ट लॉजिकली फिर ये रिसीवेबल और पेएबल्स कहाँ होंगे,
इन्हीं रिसीवेबल और पेबल्स में कहीं होंगे, इन्हीं रिसीवेबल और पेबल्स में। अगर तो अलग नजर आ रहे हैं फिर तो वो डेफिनेटली अलग ही होंगे, और अगर अलग नहीं है तो क्या फिर हम ढूंढ लिया करेंगे सर? मौसम जाने दे गुस्सा यार, बैंक में होंगे। सेंटेंस पूरा करना फिर मुझे ढूंढ के बताइएगा कहाँ कितना किसका बैलेंस है। बिफोर एडजस्टिंग फॉर दिस एस डेबिट बैलेंस इन एच बुक्स, काम कंसंट्रेशन का ये सर, वॉज ₹56,000। किसका कौन सा बैलेंस किसकी बुक्स में एडजस्टमेंट से पहले कितना है? एस का डेबिट बैलेंस एच की बुक्स में बिफोर एडजस्टमेंट 56,000 है। आए ऊपर बैलेंस शीट में किस अमाउंट में अब ये नजर आना शुरू हो गया है? और 210 में यार वो एस का किसकी बुक्स में है? 170 सर्कल लगाए। यकीनन इसके अलावा भी रिसीवेबल्स हैं, दोबारा देख लें काइंडली। एस डेबिट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ एच, ठीक है सर, 56। अब दोबारा ऊपर वाला पहले सेंटेंस इसी पॉइंट में, पैसे किसने भेजे हैं? किसने एंट्री अब कर ली होगी? क्या अब हमें सब कुछ पता है, सब पता है। रिसीवेबल कहाँ आ रहा है? पेरेंट में रिसीवेबल आ रहा है, पेरेंट में रिसीवेबल है तो सब्सिडी का पेबल होगा। पेबल्स में आया जरा, पेबल्स पेबल नहीं, एक मिनट पेबल्स में ढूंढे कहाँ पेरेंट का बैलेंस आ रहा होगा? 155 में। लेकिन दोबारा पढ़ें आप जरा, सही सोच के बताएं 170 में कितना आ रहा है और 155 में फिलहाल कितना आ रहा होगा? 170 में तो 56 आ रहा है, लेकिन क्या 20,000 सब्सिडी ने भेज दिया है? क्या एंट्री की होगी यहाँ? क्लियर? अच्छा, पिछले क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी थे जिसमें पता नहीं चल रहा था कि किसने किसको भेजा है, लेकिन शायद यहाँ पता है एच की तरफ आ रहा है, तो किसने एंट्री कर ली होगी? क्या एंट्री की होगी? कितने से कर ली होगी? कंफर्म है? कितना बैलेंस पेबल में आ रहा होगा? 36 क्यों आ रहा होगा? 36 क्यों आ रहा होगा? तब एंट्री कहाँ रह गई है? कहाँ रह गई? कहाँ रह गई? क्या करें? कैश इन ट्रांजिट डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट होना असल, लिख के देखा, रिसीवेबल फ्रॉम एस किसकी बुक्स में? एच बुक्स, कैश इन ट्रांजिट डेबिट, रिसीवेबल फ्रॉम एस क्रेडिट। लेकिन काइंडली एंट्री लिखने के बाद जरा सेंटेंस दोबारा पढ़ना प्लीज, तसल्ली से पढ़ें, आराम आराम से पढ़ें। इसी से बात है। ये ठीक है जी, प्लीज एंट्री, एंट्री ठीक है सर? अब कटेगा ना सर, अपनी इस एंट्री के इफेक्ट सोचें। कैश इन ट्रांजिट करंट एसेट्स में आ जाएगा, रिसीवेबल 170 जो इस वक्त है उसमें 56 शामिल है, 20 पहले लेस होगा, फिर 36 उधर भी हो जाएगा, उधर भी हो जाएगा, और इंशाल्लाह आप मुझे याद करवा देंगे फिर -36 वहां भी होगा और फिर -36 वहां भी। क्या क्या होगा एक एक करके? सबसे पहले कैश इन ट्रांजिट डेबिट मींस एक करंट एसेट बन गया, रिसीवेबल क्रेडिट होगा तो -20 ये तो हो जाएगा,
-20 होने से फिर क्या होगा? वो भी 36, ये भी 36, तो क्या फिर वो भी कट जाएगा? अब अगर वो एंट्री लिखनी है तो लिखना है, लेकिन शायद वैसे ही याद रखी जा सकती है। पेएबल और एक और एंट्री होनी है वैसे, पेएबल डेबिट 36, रिसीवेबल क्रेडिट 36 भी होनी है। लिखनी है तो लिखना है, वैसे मेरा ख्याल माइनस करवा देंगे। सर जी होना है सर, क्या क्या होना है? ये एंट्री रिकंसाइलिंग एंट्री है। इस एंट्री के बाद ऑब्वियसली पर इस एंट्री का मकसद ही क्या है? जब बैलेंसेस मैच नहीं करे पहले वो मैच हो जाएं, लेकिन जब वो मैच हो जाएंगे तो क्या फिर उन्हें कटना भी है? तो ये गलत इशू डेफिनेटली होना। रिसीवेबल क्रेडिट पेएबल डेबिट वाली एंट्री भी होनी है, देख लेंगे लिखनी है तो लिखो। चले आगे सर। लास्ट पॉइंट कहता है इट इज अ ग्रुप पॉलिसी टू वैल्यू एनसीआई। ये वाले बेटा जो पॉइंट अभी आ रहा है इसका भी इस क्वेश्चन पे इम्पैक्ट कोई नहीं है, इसके साथ एक क्वेश्चन मांग लिया इंशाल्लाह, फिर कल या परसों जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो फिर मैं बताऊंगा इसका क्या मीनिंग है। फिलहाल इसका भी कोई इफेक्ट नहीं सवाल पे, लिखा इसलिए हुआ है ताकि आप जरा बड़े हो जाए। और क्या करना, क्या अब हमने एडजस्टमेंट्स हमने लिखनी है, एडजस्टमेंट्स हमने लिख ली हैं। अब आपने काइंडली हेल्प करनी है, जो सैटरडे को बहस हुई थी, क्या पहले बनेगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। अरे हेडिंग्स लिखने के बाद में मेरा ख्याल थर्ड पेज के स्टार्ट पे जो जगह छोड़ी हुई है आपने, आ जाए एनालिसिस ऑफ इक्विटी। कंसंट्रेट कीजिएगा, ये बातें इसी तरह की बस हैं, आहिस्ता 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 इसमें सब कुछ इनकॉर्पोरेट हो जाना। जी सर, एनालिसिस ऑफ इक्विटी। बस ये एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग सबसे पहले करने की वजह क्या है? वैसे तो इस सवाल में पॉइंट नंबर 3 पढ़े हमें पता चल गया हुआ है कि गुडविल है शायद और इम्पेयरमेंट है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हम क्वेश्चन में पता हो। तो इसका मकसद ये है कि कहीं गेन अगर है तो पता चल जाए, क्योंकि उसने फिर प्रॉफिट लॉस में आना है। और अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 3 देखो, उसमें वो कहता है 10% इम्पेयरमेंट है, अमाउंट ना बताता, तो इम्पेयरमेंट ने भी प्रॉफिट लॉस अफेक्ट करना है, फिर अमाउंट के लिए गुडविल की अमाउंट भी पता होनी चाहिए। तो मैं इसीलिए पहले करूं क्योंकि नॉर्मली शायद ये फिगर इस तरह से अवेलेबल नहीं हुआ करेंगी, तो तरतीब अगर जहन में सेट हो जाता। आ जाए स्टार्ट करो। पेरेंट हैज, यू कैन एंजॉय द सिचुएशन नाउ सर। फिर आप सोचते जाएं, करवाते जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ लें और रब से दुआ करें कि मौला अल्हम्दुलिल्लाह की बारी भी आ जाए। जी सर, पेरेंट हैज 80% एंड एनसीआई। क्वेश्चन का कुछ हिस्सा पिछले पेज पे भी है तो काइंडली साथ साथ रहिएगा। वेयर इज 80%? फर्स्ट लाइन, स्टार्टिंग पॉइंट, at acquisition. What is the date of acquisition? 1st October 2000। बस 10,000 ही लिख सकते हैं, आगे आ रहे हैं सर, वही साल आ रहे हैं जो होते हैं। बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडी की तरफ आ जाए। आ जाए आ जाए आ जाए। शेयर कैपिटल थाउजेंड्स में गेम चल रही है सर, 150। शेयर प्रीमियम वो है, जिसका चाहिए उसका नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है और हम क्या ढूंढ रहे हैं? ये है, हम थी ढूंढ रहे हैं, हम थी ढूंढ रहे हैं। हम किस डेट की रिटेन्ड अर्निंग्स ढूंढ रहे हैं? 1 अक्टूबर 2000 की रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन। ओपनिंग नहीं ढूंढ रहे हम, ये क्लियर रखें प्लीज। किस डेट की रिटेन्ड अर्निंग्स ढूंढ रहे हैं? एट एक्विजिशन 1 अक्टूबर की बात हो रही है। व्हाट इज 700? इसका पूरा नाम बोल दो जरा। इट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, इसको भी हम नहीं ढूंढ रहे।
पिछले पेज पे जाए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनी हुई, बल्कि शायद अगले पेज पे ही प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है। प्रॉफिट नजर आता है कितना? ये कितने अरसे का प्रॉफिट है? ये पूरे साल का। अब बैलेंस शीट में वापस आए, व्हाट इज 700 क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, व्हाट इज 200 प्रॉफिट फॉर द ईयर। थोड़ा रिवर्स जाना है। डिविडेंड की कोई इंफॉर्मेशन होता नहीं है नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स मिल जाएंगे। कैसे? 700 माइनस 200 ब्रॉड डाउन होगा 500। क्या वो 500 सारा का सारा प्री है? वो 500 प्री है, वो 500 प्री है, वो 500 की डेट क्या है? पूरा बोले सर जी, 1 अप्रैल 2000 डेट है, 1 अप्रैल 2000। तो वो 500 तक तो पहुंच गए हम। ठहरे, किसमें से क्या माइनस किया, कहां पहुंच गए? लेकिन अब एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के पहले 6 महीनों के प्रॉफिट्स भी प्री एक्विजिशन ही होंगे, प्री एक्विजिशन ही होंगे। तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द ईयर मल्टीप्लाइड बाय, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सारी पोस्ट या प्री है, तो हमने 200 क्या है फॉर द ईयर का प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6। तो क्या कौन से 6? लेकिन अक्टूबर से लेके आगे या पहले? वो पोस्ट नहीं लिए भाईजान, पोस्ट नहीं है, प्री नहीं है। कब से कब तक? अप्रैल से अक्टूबर तक किया, बल्कि सितंबर तक। महीने के लिए चैलेंज हो गया सर। तो 200 इंटू कौन सा 6? इस साल के फर्स्ट 6 मंथ्स, रिमेनिंग 6 मंथ्स ये क्या है? पोस्ट एक्विजिशन। तो प्लीज 700 इज अ क्लोजिंग बैलेंस, 200 इज अ प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 500 तो प्री ही है, लेकिन इस साल के प्रॉफिट्स के भी 6 मंथ्स जो है वो भी प्री एक्विजिशन है। तो समझ आ रहा है प्लीज क्या हो रहा है? आंसर बताएं, व्हाट इज 600? दिस इज प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो हमें ओपनिंग नहीं चाहिए, हमें क्लोजिंग नहीं चाहिए, हमें एट एक्विजिशन चाहिए। लिखें वर्किंग। बाकी बहरहाल डिविडेंड्स अगर हों तो डेफिनेटली वर्किंग हो सकती है, रिटेन्ड अर्निंग के लेजर बन सकते हैं, आ रही है, सब कुछ चीजें आ रही हैं। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? ये इन दोनों का काइंडली जरा सम करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 750? ऐसा ऐसा यकीनन हमें आगे बहुत तेजी से चलना है, सब कुछ होना है इंशाल्लाह। पौने पौने घंटे में, आधे घंटे में सवाल करना है, वो ठीक है, लेकिन फिलहाल अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आगे चलें। व्हाट इज 750 कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन? यार अब क्या ढूंढे? यहाँ रुक के सोचना होता है, क्योंकि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन तो नहीं है। कहाँ लिखी होगी अगर है तो? वर्किंग्स में इस अमाउंट की बात हो रही है 125। अगर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट हो भी तो उसका यहाँ कोई काम नहीं है, वो एक्विजिशन के बाद की बहस है। तो यहाँ सिर्फ सरप्लस या लॉस विच इज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वो आना है। डन है सर? प्लस या माइनस? आंसर व्हाट इज 875? पूरा बोले बोले पूरा बोले, नो पेरेंट नो पेरेंट। अभी the fair value of net assets of subsidiary on the date of acquisition. यार ना करिए यार, तो करिए। करने के लिए तो बहुत से तरीके हो सकते हैं। मैंने पहले ओपनिंग बना दी है और फिर मैंने अगले 6 महीने जमा कर दिए, लेकिन 700 में से 200 माइनस करके ओपनिंग बनेगा, तो 6/12 करके फिलहाल तो शायद जवाब आ जाएगा, लेकिन मैंने ओपनिंग बना के फिर वापस लेके आया। ठीक है, रिवर्स जाया जा सकता है। 700 में से इस साल के 6 महीने के माइनस कर दें। जी सर जी, 80% कीजिएगा। 80%
What is 700? What is 175? सॉल्व किया कि नहीं यार? फिगर फाइनली सॉल्व करा, प्लीज सॉल्व करा। नेक्स्ट क्या ढूंढना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, अब ये चीजें जरा देखनी पड़नी है। हो सकता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की फिगर्स आ रही हैं। तो व्हाट इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट? कहाँ लिखा 900? फर्स्ट लाइन में वहां तो 920 है। किसको सही समझे? दोनों ही सही समझो, दोनों ही सही है सर, दोनों ही सही है। लेकिन 900 क्यों सिलेक्ट किए? क्योंकि वो सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट है। डन सर? डिफरेंस ले लें। वाई गुडविल? इकट्ठे हो जाइए। ये आगे नहीं। देन सर ये जो लास्ट क्लास से बातें हुई हैं वो फाइनल होने लगी हैं। अभी ध्यान बहुत ज्यादा रखना बस आपने। क्या हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनानी है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ढूंढना था रजिस्टर में। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बनाया था। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अगर आप बना रहे हैं तो फॉर द ईयर की फिगर तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से मिल जाएंगी, पेरेंट शेयर भी एनसी शेयर भी। तो ये जो एनालिसिस ऑफ इक्विटी वाली वर्किंग है ये फिर कहां से कहां तक होगी? बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लिखने की ख्वाहिश खत्म करके सिर्फ समझने की कोशिश करें, अपने सामने वही रखिएगा रजिस्टर्ड वाला आंसर, क्वेश्चन बस ये वाला देखिएगा जैसा कत हो रहा है। आंसर 12 वाला रखें और क्वेश्चन 13 वाला रखें। वहां से देख के वर्ड्स बोलें। Since acquisition till the end of last year। ये वाली वर्किंग तो यार सिंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती थी। अगर प्रॉफिट लॉस ना बनाना फिर इसी साल का इफेक्ट भी इसी में आ जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनानी है तो फिर वहां से आ जाएगा। देयरफॉर फिर हम ये अपनी वर्किंग कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 13 इस सेंटेंस की जरा डेट्स आपने बोलनी है और बहुत गौर से देखते जरा। सिंस एक्विजिशन डेट क्या है? 1 अक्टूबर 2000 से लेके 31 मार्च 2000 तक की बात हो रही है। मंथ तक की नहीं हो रही। ऐसा ना करें, ये जुल्म ना करें। ये जो लिखा है इसके मुताबिक सर। व्हाट इज एक्विजिशन डेट? 1 अक्टूबर 2000 till end of the last year 31 मार्च 2001 तो करंट ईयर एंड है। नहीं वो तो जो मैं बोल रहा हूँ वो तो करंट ईयर एंड है। 31 मार्च 2001 तो करंट ईयर एंड है। कहां से कहां जाना है? 1 अक्टूबर 2000 से लेके 31 मार्च 2000। ये तो वापस ही जाना शुरू हो गए, पीछे जाना शुरू हो गया। वहां ये मसला नहीं लग रहा था, वहां सवाल ढूंढ रहा। एक मिनट सवाल ना ना, आराम से तसल्ली से समझ गए आप, समझ गए। जस्ट एक मिनट, सवाल नंबर 12 का डाटा देखें। व्हाट वाज द एक्विजिशन डेट? 1 जनवरी 8। अब जरा ये वाली लाइन जो आपने वहां सवाल में जवाब में लिखी थी वो उसको जरा देखें। सिंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ द लास्ट ईयर 1 जनवरी 2008 से लेके 31 दिसंबर 2008 तक वो रेलिवेंट बहस लग रही थी। वहां क्यों लग रही थी, यहाँ क्यों नहीं लग रही? वहां एक्विजिशन पिछले सालों में, यहाँ तो एक्विजिशन इसी साल में। तो ये वाली वर्किंग इररिलेवेंट हो जाएगी अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर और आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं
क्यों इरेलीवेंट हो जाएगी? एक्विजिशन हुई कब है? 1 अक्टूबर। उससे पहले तो जो कुछ था वो तो प्री एक्विजिशन था। तो पोस्ट एक्विजिशन क्या सारा का सारा हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आ जाएगा? वहां भी तो आ जाना था यार, वहां 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 भी तो सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में आ जाना था। नहीं आना था, नहीं आना था। वहां करंट ईयर भी पोस्ट एक्विजिशन पीरियड था, वो तो आ जाना था। लेकिन पिछले साल तक, एक्विजिशन से पिछले साल तक का जो पोस्ट एक्विजिशन है वो इस वर्किंग में कैलकुलेट हुआ था। तो एक फेवरेट फिगर आ गई थी हमारी 7000, जरा ढूंढे कौन सा 7000, कौन सा वाला? 1 जनवरी 8 से लेके 31 दिसंबर 8 तक वाला 7000। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें, वहां भी 7000 है। ये कौन सा 7000 है सर? ये करंट ईयर का 7000 है। ये करंट ईयर का है, वो लास्ट ईयर का है। क्या ये दोनों 7,000 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं? लेकिन जो पिछले सालों का है उसने रिटेन्ड अर्निंग्स के ओपनिंग को अफेक्ट करना है। चेंजेस इन इक्विटी देखें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस फिगर इधर उधर देख रहे हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग इफेक्ट करना था किस फिगर ने? पिछले सालों की फिगर ने। और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर की फिगर्स आनी थी। डन है सर? दोबारा मेरे वर्ड सुने। ये जो सिंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ द लास्ट ईयर वाली वर्किंग है, उन क्वेश्चंस में रेलिवेंट ही नहीं रहेगी जिन क्वेश्चंस में एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन रही है। ये जो मैंने अगले सेंटेंस बोला है, ये जरा गौर से सोच के समझने की जरूरत है। सपोज हम सिर्फ इस सवाल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होते क्योंकि एग्जामिनर ने वही मांगी है, हमारी हेडिंग क्या होती? सिंस एक्विजिशन टिल द बैलेंस शीट डेट। एक्विजिशन डेट बोले जरा, मायूसी से बोलिए, दोबारा बोले। 1 अक्टूबर 2000 से लेके 31 मार्च 2001, फिर हमने प्रॉफिट लॉस ना बनाया होता, क्या ये वर्किंग रेलिवेंट होती? मैं तो कह रहा हूं नहीं होगी। मैंने पूरा क्या बोला? अभी हेडिंग लिखे जो हम बोल रहे हैं इसको जरा सेंटेंस लिख लें ताकि आइंदा फिर ये बहस देख के याद आ जाए करे। सिंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर, till the end of last year, this working will not be relevant। अच्छा प्लीज, ये पहली बात तो ये क्लियर है कि ये क्यों रेलिवेंट नहीं है? जो वैसे मैंने बताया वो तो समझ आ गया ना। ये तो अब सिर्फ इसलिए हम लिख रहे हैं कि याद रहे, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं। दिस वर्किंग विल नॉट बी रेलिवेंट, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी क्लियर है। इफ acquisition is during the year and we are preparing statement of profit loss, we are preparing consolidated statement of profit loss। क्या रिलेशनशिप है इन दोनों चीजों का आपस में? विल नॉट बी रेलिवेंट अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है और हम प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, मतलब क्या? अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है तो सारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। सॉरी, सारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, सारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। लेकिन अगर एक्विजिशन पिछले सालों में, तो इस साल का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, सवाल नंबर 12 का जवाब देखना, इस साल का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा। लेकिन उससे पिछले सालों का पोस्ट एक्विजिशन फिर हमें अलग चाहिए होगा ताकि हम पिछले सालों का इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की ओपनिंग में ले सकें। ठीक है सर? तो किन सवालों में ये वर्किंग रेलिवेंट नहीं रहेगी?
तो डेफिनेटली अब ये सब कुछ आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, बस गुडविल वर्किंग की और बाकी आप वापस आ गए। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जामिनर को बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको क्लियर होनी चाहिए। डन सर, क्या करें अब सर? कौन सी स्टेटमेंट की तरफ आ जाएं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनवाएं, शुरू करें। ग्रुप का नाम ढूंढें, एच ग्रुप, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। for the year ended, for the year ended 31st March 2001, rupees in thousands की गेम है। स्टार्ट नहीं सर? क्या ढूंढ रहे हैं सर? जो नजर आ जाए पढ़ाई के अलावा। सेल्स गेम ऑन, फिगर्स बोलना शुरू कर दें सर। 1200 माइनस प्लस 1000 इंटू 6/12 डन है सर। पहले यहाँ रुके जरा, एक लंबा सांस ले लें। किसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 6/12 होती जानी है? जी सर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 100 सर। सवाल में सर 100 या 10? अभी 100, अभी 100। कौन सा 100? सेल परचेज कैंसिल हो रही है सर। आंसर सर 1600 सर। डन सर, डन सर। कॉस्ट ऑफ सेल सर, पहले एक एक स्टेप करवाते हैं, बाद में लिखते रहे यार, एक एक लाइन करवाते जाए फिर लिखते रहे। 650 प्लस 660 इंटू 6/12 माइनस 100। एक मिनट रुके, हौसला हौसला हौसला। कौन सा पैक खत्म हो गया? सेल परचेज कट गई। अब एंट्रीज में देखें, प्लस या माइनस, अब प्रॉफिट कम करना है। आंसर इकट्ठे हुए। जी बिल्कुल ठीक है बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा के प्रॉफिट कम करना। ग्रॉस प्रॉफिट तक आए। सेवन 10 ठीक है सर। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। ठंडे दिल से सोच लें, अगली फिगर लिखने से पहले। संडे वेस्ट हो गया कल, नहीं हुआ? आप मुतमिन है अपनी परफॉर्मेंस से संडे की? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखवाएं। मैंने तो कुछ नहीं कहा, पता नहीं क्या फंड निकल गया। मैं तो सिर्फ एक रियलाइजेशन करवा रहा हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सर 120 प्लस 88 इंटू 6/12। वर्किंग में जाएं, ढूंढे कुछ है? अच्छा, इनको टिक लगा लिया करें कंडी, ये जो 10 हो गया वैसे वो टिक कर दें ताकि दोबारा इस पर नजर ना पड़े। लेकिन सिर्फ कौन सा टिक? कॉस्ट ऑफ सेल वाला। अभी स्टॉक वाला रहता है जो बैलेंस शीट बनवाएंगे। अब ढूंढने जरा, कोई याद है यहाँ पे? प्लस से माइनस, प्लस 10। एडमिन एक्सपेंसेस लेता हूँ, हाँ जी 20, सॉरी। एडमिन एक्सपेंसेस अगर हो तो डेफिनेटली उसमें हो जाएगा, वरना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही होंगे। एडमिन सेलिंग, और बेटा एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है। सब्सिडी की इनकम स्टेटमेंट 6/12 हो जाएगी अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है। आंसर इज
फाइनेंस कॉस्ट 0 प्लस 12 into 6 factor 6 बैठ किधर गायब हो गया यार, नींद आ रही? डैडी ने बिल्कुल सही कहा था, क्लास ले लिया करो वरना घर वही होगा जो हुआ। लेट के लेक्चर्स नहीं या सोते सोते नहीं? तो अब तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो ठीक है। तो अब तो ले कैलकुलेटर उठा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मुझे लग रहा है कुछ लोग पास होके थक गए, ये थकावट के आसार लग रहे हैं। ये तो हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, रब ने पर्दा रख लिया है, तो कुछ तो कोशिश करें, इंशाल्लाह अगली दफा भी रब रख लेगा, अपनी कोशिश तो करें। $520 डन है सर। टैक्स 100 प्लस 40 into 6 by 12 120 400। अरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आ गए सर? कोई कंफ्यूजन सर? एनी क्वेश्चन एनीवेयर? एट्रीब्यूटेबल टू की वर्किंग करवाएं। जी रहने दे, ऑनर द पेरेंट एंड एनसी, अगर यही सवाल है तो रहने दे। एनसी की वर्किंग करवानी है सर? नहीं बेटा ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना, रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रहना है, रिलैक्स इतना ज्यादा रहना है कि 10A पहले ढूंढना है। 10A 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 का आंसर भी देखें, सवाल भी देखें। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट सब्सिडी का प्रॉफिट बिल्कुल ठीक हो गया, 30250 30750। लेकिन वहां पर एक क्वेश्चन स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी थी, रिवाइज करना जरा 2600 ढूंढने की, जरा 2600 सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन ही था, तो पहले उसको माइनस करके फिर पोस्ट एक्विजिशन रिमेनिंग को बनाया था। इस सवाल में एक सेकंड आए, वहीं राउंड ही रखते जरा, इस सवाल में कुछ स्पेसिफिकली पता चला किसी इनकम एक्सपेंसेस के बारे में? सब कुछ इवनली ही है, लेकिन जरा वापस जाएं, अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है तो सबसे पहले जो प्रॉफिट है वो ठीक है उठा लिया आपने, लेकिन उसको उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कन्वर्ट करना होता, मींस एज इट इज वो सारा नहीं लेना ना, ठीक है, व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट? सब्सिडी का प्रॉफिट, लेकिन अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है तो उसे प्री बनाना है या पोस्ट बनाना है? अकॉर्डिंग टू सवाल कौन से महीने बनाने हैं, बाद वाले या पहले वाले? आफ्टर एक्विजिशन 6/12 जो अक्टूबर से मार्च तक के मंथ्स हैं। थोड़ा और पीछे जाए, इनिशियली जहां वर्किंग की थी, पेज नंबर काफी पीछे जाए, पेज नंबर 166 पे जाकर रुके जरा। 60,000 उठाया, उन्होंने कहा था सब्सिडी का, फिर उसका क्या किया? 3/12 किया। फर्स्ट लाइन देखें फर्स्ट सवाल की, अक्टूबर एक्विजिशन डेट थी और मार्च दिसंबर ईयर एंड था, तो प्री और पोस्ट सेग्रीगेट करना पड़ता है अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर हो। तो प्रॉफिट लॉस बनाते हुए पोस्ट एक्विजिशन बनाना है या प्री एक्विजिशन बनाना है? किन सवालों में? और अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर नहीं है तो फिर वो सारा का सारा पोस्ट ही होगा।
जैसे सवाल नंबर 10 का जवाब देखें, सवाल नंबर 10 10 क्वेश्चन नंबर 10 ढूंढें और उसका आंसर देखें, देखें फाइनल करें, जेन में सेटिंग करें। व्हाट वाज द प्रॉफिट 60 और एज इट इज आपने लिए ऐसे किया, तो कब एज इट इज है और कब मल्टीप्लाई करना है। आज एक क्वेश्चन पे स्टोरी अप्लाई करवाएं। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडी 200 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। लेकिन अभी जज्बाती ना हो, वर्किंग्स में जाएं, कोई एंट्री हमने ऐसी की हो जो एनसी को अफेक्ट कर रही हो, होती नहीं है, नहीं, वापस आ जाएं, 20% से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 20% से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया है, 200 सारा का सारा एनसीए का यार, वो सब्सिडी मींस एनसीए, सब्सिडी के हमारे अलावा इन्वेस्टर्स आर एनसीए, हमारे अलावा हम कौन है, पेरेंट कितने % पेरेंट का शेयर है, आंसर बताएं। व्हाट इज 20 380 कैसे आ गया, बैलेंसिंग फिगर कैसे आ गई है, 400 माइनस 20 इकट्ठे हो। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सर, बार बार एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज छुट्टियां ना करें, चेंजेस इन इक्विटी की तरफ आए। एच ग्रुप सुबह क्लास के लिए आंख खुली और आपने कहा कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग है तो सही, और ये जहन में आया बाद में और गेम पहले खत्म हो गई। पिछली दफा भी तो रिकॉर्डिंग ही ली थी, इस दफा क्या मसला है, संडे को इकट्ठी लूंगा, पूरा हफ्ता गया, और आहिस्ता आहिस्ता हफ्ता नहीं गया, फिर आखिरी महीने में करेंगे सब। इस दफा कौन सा पेपर देना जरूरी है, नेक्स्ट टाइम से पहले दिन से पढ़ा करूंगा, वो भी गया। स्टेटमेंट ऑफ ना करें सर, अच्छा नहीं लग रहा, इस समय ये कोई बात है करने वाली, हर वक्त क्रिटिसाइज करना मेरा मकसद मुझे तो लग रहा है। क्या मुझे नहीं पता कि मेरी बात का कोई असर नहीं है, शायद कहीं एक या कोई एक। जी सर, क्या बनाना चाह रहे हैं, हाँ सर जी, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं बनाना चाह रहे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाना, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर 1 मार्च सॉरी 2001 रुपीज इन थाउजेंड्स, कुछ ना कुछ है याद, 12 क्वेश्चन नंबर 12 वाला डेटा तरीका, एक नजर देखें जरा क्वेश्चन नंबर 12 की चेंजेस इन इक्विटी, कॉलम्स देखें किस किस के बने। अपनी क्वेश्चन नंबर 39 की, सॉरी 13 की जरा स्टेटमेंट सेपरेट देख के बताएं कितने कॉलम होंगे टोटल के अलावा, नाम 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 नाम, शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का ही होना है, शेयर प्रीमियम भी पेरेंट का ही होना है, तो शेयर प्रीमियम पेरेंट का है, वहां नहीं था, देख लें एक नजर देख लें, क्वेश्चन नंबर 12 में शेयर प्रीमियम नहीं था, इसलिए वहां ये कॉलम नहीं बना था, वरना शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम सिर्फ किसका ही बचता है, पेरेंट का, वो दोनों मौजूद है, सीआरई होगी, एनसीई है, टोटल है, तो 5 टोटल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे स्पेस रख के बनाया, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स,
consolidated retained earnings, non-controlling interest, and total. जी, definitely consolidated reserves as in question number 3 मेरा ख्याल आपकी गैर मौजूदगी में बात हुई। देखना रहा क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी जल्दी भागता रहे। क्वेश्चन नंबर 3 की बैलेंस शीट देखेंगे आप लोग भी, एक नजर देखें वापस। कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हो सकता है, आने लगी गेम। क्यों हो सकता है वो इंशाल्लाह आपको पता है। कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व तो मिल गया था शायद हमें, 7 है या 3 है? 3 में था मेरा ख्याल। तो इक्विटी आनी है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, कौन कौन से कॉलम से इंशाल्लाह बारह कॉल। देन सर ये जो हमने अब स्टेटमेंट बनानी है, इसको मैंने कोशिश की थी कि क्वेश्चन नंबर 12 में बड़ा डिटेल में आपसे डिस्कस किया जाए, लेकिन आफ्टर दैट डिस्कशन हमने कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे, तो शायद उन पॉइंट्स को अप्लाई करके गेम आज फाइनल की जा सकती है। वहां समझ आ गया था यकीनन हमें क्या सोचना है। ये चेंजेस निकली मैं कहां से कहां तक बनाऊंगा, कोई एक्विजिशन से बैलेंस शीट डेट तक नहीं, ओपनिंग से लेके ईयर एंड तक मैंने आना है। तो एक सेकंड, एक स्टार्टिंग जरा डेट लिखवा दे मुझे। बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2000। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ने ओपनिंग से शुरू होकर क्लोजिंग तक आना है, एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर हो या पिछले सालों में हो। वो सवाल देख लें क्वेश्चन नंबर 12, वहां एक्विजिशन पिछले सालों में, हमने एक्विजिशन डेट से शुरू नहीं किया हुआ, 1 जनवरी 9 है, तो ओपनिंग से क्लोजिंग पे इसने आना, ओपनिंग से क्लोजिंग पे आना। ठीक है सर। आज जो पहले इनिशियल वर्किंग बगैर किसी चीज को देख के की जा सकती है वो करना था। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम किसका आना है, सब्सिडरी का क्यों नहीं आना, सारा कट गया वो। आपको तो पेरेंट शेयर वैसे ही कट गया और बाकी जो बचा था वो एनसी के चल में चला गया। नहीं वो तो एक अलग इशू है, वो भी अलग इशू है, लेकिन कट भी जाना है, वो आना ही नहीं है। तो ये शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में सिर्फ क्या ढूंढना है आपने, पेरेंट का शेयर कैपिटल एंड रिटेन शेयर प्रीमियम, सॉरी। तो बैलेंस शीट में याद रहा, क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखें, व्हाट इज द शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम रिस्पेक्टिवली। ये तो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ये भी क्लियर रखें ये क्लोजिंग है। नहीं अगर शेयर इश्यूएंस की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आप बड़े हो गए हैं, ब्रॉड डाउन निकाल लेंगे सर, क्या ना होने से ही ब्रॉड डाउन भी हैं, शेयर इश्यूएंस की कोई इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से ब्रॉड डाउन भी हैं और कैरी डाउन भी हैं। दरमियान में जरा 4-5 लाइनें रख के, है जगह इतनी, गिन के 3 4 5 5 रख लें। बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2001। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर। अब आए मेरे नजदीक ये जो फर्दर 2 वर्किंग्स हैं, ये डिसाइडिंग है शायद। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स का ब्रॉड डाउन आता कैसे है, क्वेश्चन नंबर 12 में चले जाए, आंसर नंबर 12 में चले जाए और अपने सामने वो इंग्लिश की लाइंस रख लें बस। पहले मुझे आपने वर्किंग पूरी करवा देनी है और उसके बाद फिर आपने कोई लिखने की ख्वाहिश करनी है फनी। ये कहाँ से फिगर्स आनी है, कैसे आनी है, आराम से ले लेंगे। जी सर जी, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर कॉन्सेप्चुअली कैलकुलेट कैसे होती है। हर सेंटेंस के बाद आपने रुक जाना, उसमें प्लस प्लस हुए में पहले जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है वो जरा आपने बोल देना है। 100% ब्रॉड डाउन पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग्स पर रुक जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट है 100% पेरेंट ब्रॉड डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स, बैलेंस शीट में आ रहा है। मैंने आपसे खास तौर पे फ्राइडे वाले दिन रिक्वेस्ट की थी कि सैटरडे को छुट्टी ना हो जाए वरना गेम गई।
तो मेजोरिटी की गेम गई, जो आए थे उनकी भी गई हुई है, जो नहीं थे उन तो पता नहीं, उनको तो सही समझ आ रहा है, तो काश ये भी ना, ये भी रहने देना। 100% ब्रॉड डाउन पेमेंट रिटेन्ड अर्निंग्स, बैलेंस शीट में जाएंगी, रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस शीट में होती है। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर बोल दो, 450 का पूरा नाम बोल दो, तो 450 की बात हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चले जाए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चले जाए, पेरेंट का प्रॉफिट कितना है, तो 450 में से अगर 330 माइनस हो जाए तो क्या वो फिगर आ जाएगी जिसकी तलाश है। इस वक्त हमें कोई एट एक्विजिशन नहीं चाहिए, कोई 6/12 नहीं होना इसमें। दोबारा वर्ड्स पढ़े, हमें क्या चाहिए, नहीं सिर्फ ओपनिंग नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा ओपनिंग, किसका ओपनिंग, कब का ओपनिंग, 80% चाहिए, 100% चाहिए। तो 450 माइनस 330 इज इक्वल टू, पहली फिगर होगी 120। फाइंड आउट कर लिया करेंगे सर, क्या फाइंड आउट कर लिया करेंगे, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द पेरेंट, 100% ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। आगे आराम से आराम से आराम से, जितना स्लो हो सकता है उतना, पेरेंट एंड वाले वर्ड जरा बोल दें क्या है। इन द एंड ऑफ लास्ट ईयर हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में पेरेंट का शेयर ढूंढ रहे हैं टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ये जो फिगर आई थी 5950, ये आई कहां से थी, जरा ढूंढ के बताएं, कहां से आई थी। एनालिसिस ऑफ इक्विटी में सेंस एक्विजिशन टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर में पेरेंट के कॉलम में 5950 वहां से आया था। इस सवाल में आए एनालिसिस ऑफ इक्विटी में, वो है, वो एनालिसिस ऑफ इक्विटी है, मैं दिखाने लगा हूं, एनालिसिस ऑफ इक्विटी है, वो एनालिसिस ऑफ इक्विटी है, एनालिसिस ऑफ इक्विटी है। वो क्यों नहीं है, दोबारा वर्ड्स पहले पूरे पढ़े ना, रट्टा नहीं, वही वर्ड्स पूरे पढ़े। हमें चाहिए पेरेंट शेयर इन द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडी अप टू द एंड ऑफ लास्ट ईयर। ये वाली जो फिगर है, अगर हम पूरे सेंटेंस को ध्यान में रखें, अप टू द लास्ट ईयर वाली बात, ये फिगर तभी एप्लीकेबल हुआ करेगी अगर एक्विजिशन पिछले सालों में हुई है, और अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है तो देयर इज नो सेंस ऑफ कि व्हाट इज द पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स अप टू द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। एक सेकंड, ये वाली वर्किंग देखें ऊपर जो एक्विजिशन डेट हुई हुई है, ये 500 क्या था, अगर गौर से देखें जरा, सवाल में से ढूंढे, देख के बता रहा, ये 500 क्या आया था। ये ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स जो थी, ये तो सारी प्री क्यों थी, प्री एक्विजिशन क्यों थी, एक्विजिशन हुई है 1 अक्टूबर को, तो 1 अप्रैल 2000 अप टू द एंड ऑफ द लास्ट ईयर वो तो सारे प्रॉफिट्स थे ही प्री एक्विजिशन, और इवन उसके बावजूद, उसके अलावा भी जो फर्दर 6 मंथ्स के प्रॉफिट है वो भी प्री एक्विजिशन है। तो हमारा तो गेम पोस्ट एक्विजिशन की स्टार्ट ही किस दिन से हुई है, 1 अक्टूबर विच इज करंट ईयर। अब दोबारा वो सेंटेंस पढ़े प्लस वाला, पेरेंट्स शेयर इन द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, लेकिन कब तक के, ऑफ सब्सिडी अप टू द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। ये वाली फिगर कब रेलिवेंट नहीं हुआ करे, क्या ये फिगर हमेशा जीरो होगी अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है, फिर हमेशा जीरो। ये फिगर मिला कहां से करेगी, एनालिसिस ऑफ इक्विटी में सिंस की वर्किंग से, और अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है तो वहां ये वर्किंग हो ही नहीं रही हुआ करेगी। तो वाई जीरो, एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, ये आपके लिए लिख रहा हूं, आप आराम से लिखिएगा, पहले बात पूरी कर दो। हमेशा जीरो इफ एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, हमेशा जीरो इफ एक्विजिशन इज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है सर। लेकिन सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ वो वाला। व्हाट इज, एक दफा दोबारा बोल दें, व्हाट इज 120, अभी टिप्स पे होनी चाहिए, ये सेंटेंसेस टिप्स पे होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम निकाल लिया करेंगे, प्लस पेरेंट शेयर
डन सर। देन उसके बाद प्लस माइनस पढ़े अप टू द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। अगर पिछले सालों में एक्विजिशन ही नहीं है तब पिछले सालों में हमारी कोई कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट भी क्यों नहीं है? कंसोलिडेशन स्टार्ट किस दिन से आगे होनी है? एक्विजिशन डेट के बाद से गेम शुरू होनी है। तो प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स भी कब हुआ करेंगी? अगर एक्विजिशन पिछले सालों में है तब एडजस्टमेंट पिछले सालों की पॉसिबल है, लेकिन ये प्लस माइनस भी जीरो क्यों है? एक्विजिशन इज ड्यूरिंग द ईयर। डन सर। लिखिए जी पहला प्लस माइनस जीरो एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर। जी हसन इब्राहिम साहब, जो आप फरमा रहे हैं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इस वक्त बात ही ओपनिंग की हो रही है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस से ताल्लुक ही नहीं है। अगर आपने सिर्फ चेंजेस इन इक्विटी भी बनानी हो तो ये फिर भी ऐसे ही रहेंगे अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ ताल्लुक नहीं है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस से इस वक्त कोई रिलेशनशिप नहीं, इन जीरोस का ताल्लुक है एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर। लिख लेंगे तो बताना। तो व्हाट डज इट मीन सर? क्या ओपनिंग सीआरई में सिर्फ 120 है? तो क्या ओपनिंग सीआरई में सिर्फ पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स ही आ रही होंगी अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है? तो अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है तो अगली जीरो ही हुआ करेंगे फिगर्स। देयरफॉर सेफली किसे समझ के क्या लिखा जा सकता है? पेरेंट की 100% ब्रॉट डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स ही ओपनिंग सीआरई में फिगर्स होंगी। हम थे उस वक्त, क्योंकि एक्विजिशन तो अभी हुई नहीं थे। डन है सर। वापस चले जाएं क्वेश्चन नंबर 12, ओपनिंग एनसीए। जस्ट अ मिनट। ओपनिंग एनसीए की फिगर आराम से अब ढूंढ रही है, आती कैसे? बस आगे एक छोटा सेंटेंस बोल के रुकते जाए, वहां तक सोच रहे हैं। एनसीए एट एक्विजिशन, एनसीए एट एक्विजिशन की फिगर उस सवाल में कितनी थी? 16800। कहां से आई थी? तो एनालिसिस बिक्री में है। क्या यहां है? वहां थी, यहां है, वहां थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ रहा है। उसी सवाल में जाए जरा, 16880 16800 सर। ये किस दिन वर्किंग हुई थी? 1 जनवरी 8। क्या ये पिछले सालों की बात हो रही थी? अकॉर्डिंग टू सवाल हम किस साल में थे? हम 9 में। क्या एनसी पिछले साल अपीयर हुई थी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन? तो बिल्कुल ठीक है, फिगर आप सही देख रहे हैं। अब इधर आए, इधर 175 किस दिन कैलकुलेट हुआ? 1 अक्टूबर 2000। क्या इस 170 को एनसी के कॉलम में आना चाहिए? 100% आना चाहिए, 100% आना चाहिए, लेकिन इसे ब्रॉड डाउन के तौर पे आना चाहिए या फॉर द ईयर की फिगर के तौर पे आना चाहिए? इस बात को आसान करने के लिए हम जरा बचपन याद करने की कोशिश करते हैं। मौला मदद की मशीनरी काउंट सर, मशीनरी काउंट। फर्ज करें आपने एक मशीनरी लास्ट ईयर खरीदी है,
एक मशीनरी लास्ट ईयर खरीदी थी, ब्रॉड डाउन के तौर पे इस साल नजर आएगी या फॉर द ईयर में कैश के रेफरेंस से नजर आएगी? लास्ट ईयर खरीदी थी, लास्ट ईयर से आ रही, ब्रॉड डाउन में क्यों नजर आएगी? लास्ट ईयर डबल एंट्री की होगी, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, कॉस्ट पे अकाउंट बना रहा हूँ, डेप्रिसिएशन इग्नोर कर दें, सीडी बना, बीडी बना, लास्ट ईयर खरीदी, ब्रॉड डाउन में इस साल नजर आएगी। लेट्स अज्यूम मशीनरी इस साल खरीदी है, ब्रॉड डाउन में नजर आएगी, एसेट अकाउंट में वो भी नजर आएगी और द ईयर वाली भी नजर आएगी, लेकिन वो कैसे नजर आएगी जो पिछले साल खरीदी है? ब्रॉड डाउन में। और अगर फॉर द ईयर खरीदी है तो डेबिट साइड पे नजर आएगी। क्या दोनों एडिशन है? फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क क्या है? तो वंस अगेन, किन सवालों में एनसीए एक्विजिशन वाली फिगर आपको ब्रॉड डाउन में नजर आएगी? सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12, अगर एक्विजिशन पिछले सालों में, और किन सवालों में फॉर द ईयर नजर आएगी? नजर आएगी, नजर आएगी। क्या ये फिगर एनसीए की आपको एनसीए के कॉलम में नजर आनी चाहिए? लेकिन बेटा क्या इस ब्रॉड डाउन में या कहीं अलग लिखा होना चाहिए एनसीए एट एक्विजिशन? वहां नजर तो नहीं आ रहा, वहां देखें, वहां देखें, वहां देखें, वहां नजर नहीं आ रहा, वहां नजर नहीं आ रहा, वहां तो एक्विजिशन वाली फिगर ही नजर नहीं आ रही, 16,800 नजर ही कहीं नहीं आ रहा। कहीं नजर आ रहा है सर जी? नजर आ रहा है, नजर आ रहा है सर, ब्रॉड डाउन के अंदर नजर आ रहा है, ब्रॉड डाउन के अंदर कहाँ नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा, मैंने देखा जो नहीं है, मैंने देखा नहीं, मुझे नजर कैसे आना? 17,000 समथिंग फिगर बन गई थी, उसमें पोस्ट एक्विजिशन भी है। तो किन सवालों में एनसीए एट एक्विजिशन ब्रॉड डाउन में, अगर एक्विजिशन प्रीवियस ईयर्स में, और किन सवालों में इस तरह से अलग नजर आएगी? तो मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीए एट एक्विजिशन है नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन में क्यों, किस लिए चेंज आ रहा है? एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है, एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर का मीनिंग ब्रॉड डाउन बैलेंस नहीं है। ब्रॉड डाउन मींस क्या होता है? पिछले सालों से अगले साल आ रहा है, क्या एक्विजिशन करंट ईयर में, या क्या ब्रॉड डाउन में ये नजर आएगा? या तो क्या अभी बाद में लिख लेते हैं 12,175, क्या एनसीए एक्विजिशन विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग एनसीए जीरो है? वाई जीरो? एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, यार एनसीए नजर तो आ रही है 175 में, जीरो लिखी जा रहा हूं। 1 अक्टूबर वाले दिन मींस ड्यूरिंग द ईयर नजर आ रही है, ब्रॉड डाउन ओपनिंग मींस साल के शुरू में नजर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि एक्विजिशन ही नहीं, शेयर सही नहीं मारे। एनसीए किस दिन अपीयर होती है? एट एक्विजिशन 1 अक्टूबर 2000 पे अपीयर हुई है। डन सर? वाई जीरो? व्हेन जीरो? एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर। तो कभी सोचा भी नहीं था एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। पिछले आधे घंटे से ही बोली जा रहे हैं, और अभी और भी बोलना। उधर उधर उधर, उधर वापस 12। क्या इसमें कुछ प्लस भी होता है? क्या प्लस होता है सर? पूरा 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 ही बोल दें। 1050 की फिगर ढूंढ के बताएं कहां से आई थी? एनालिसिस ऑफ इक्विटी में सिंस वाली वर्किंग से आई थी, आज वाली वर्किंग में अपने पास ढूंढे जरा, तब ये भी जीरो। और वाई एडजस्टमेंट इफ एनी इज आल्सो जीरो, वो भी अप टू द एंड ऑफ लास्ट ईयर है। तो क्या एनसीए, वैसे लॉजिकली आखिरी चीज सर सोच रहा, क्या एनसीए ब्रॉड डाउन है? वो क्यों नहीं है? एक आखिरी जरा एफर्ट हो जाए क्वेश्चन की जरा बैलेंस शीट की डेट बोला जरा, इस सवाल के क्वेश्चन की बैलेंस शीट डेट पिछली बोलना जरा, पिछली 31 मार्च 2000 वाले दिन क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होंगी? वो बनी होंगी, हर साल बनती हैं, वो हर साल बनती हैं, लेकिन एक्विजिशन के बाद बनती है। इज दिस फर्स्ट ईयर ऑफ कंसोलिडेशन? तो पिछले साल तो सर जी ना सीआरई आ रहा होगा, और सीआरई में अगर होगा भी तो सिर्फ पेरेंट होगा, तो एनसी का बैलेंस तो अपीयर इस साल हुआ है। तो व्हेन ओपनिंग एनसी विल बी एब्सोल्युटली जीरो। एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर अगर है तो एनसी का ओपनिंग हमेशा जीरो होगा,
हमेशा जीरो होगा। ओपनिंग मींस बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नॉट द एक्विजिशन डेट। 1 जनवरी, सो 1 अप्रैल 2000 ब्रॉट डाउन बेटा एनसी के जीरो होंगे, और रादर देन कि वो ब्रॉट डाउन May 175 हो। नेक्स्ट लाइन समझ आ जाती है अब? एनसी एट एक्विजिशन, तो किन सवालों में एनसी एट एक्विजिशन ब्रॉट डाउन में, और किन सवालों में ये फॉर द ईयर प्रेजेंट होके नजर आया करेगा। आई होप के बात समझ आ गई है। ये जरा नीचे लाइनें रख लें, नीचे दो लाइनें जरा एक्सप्लेन करना। अब अगर इस पेज पे जगह ना तो वर्किंग्स में चले जाए, वैसे शायद है स्पेस, जरा थोड़ी सी बना लें, इसको एक्सप्लेन करना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन रहेगी? जी वैसे तैयब आपकी कंसल्टेशन वाला सवाल हो गया यार, मुझे वो दे दी 11 बजे सारा ना डेटा। कोई खुदा ना खासा किसी वजह से कोई छुट्टी हो जाए तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बेटा कोई तो फायदा उठाए। इतने गुस्से से मुझे देख रहे हैं पिछले 1 घंटे 20 मिनट से लोग, कि आपको अंदाजा नहीं है मैं किस तरह उनकी नजरों से बच रहा हूँ, ये मेरा रब ही जानता है। मैंने जैसे वैसे वर्ड्स पूरे एक्सप्लेन कर दिए। एनसीईटी एक्विजिशन की बात हो रही है। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? चले सर, ये टाइम लिमिटेड है, मेरा ख्याल बैलेंस शीट अगर बन जाए। जी सर जी, प्रॉफिट उठा लो जरा। बाकी आई होप के प्रॉफिट उठाना है, कहाँ से उठाया करेंगे, जल्दी हो जाए जरा। प्रॉफिट 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 कहाँ कहाँ? 380 कहाँ आएगा? सीआरई में 120, सॉरी 20, एनसी में लिख लिया करेंगे। डिविडेंड्स नहीं है, बस आने वाले हैं, उठा कर लें। हाँ, रहने दे, मैं कर देता हूँ। 500 and 195। और बेटा ये ना करें, इसमें जो करना शुरू हो गए, अगर हम वो कर लें, अगर हम वो कर लें, बेटा ना करें, खुदा के लिए ना करें। पहले ये कर लें, फिर जो कहेंगे कर लेंगे। ना करें प्लीज, ये जुल्म ना करें। पहले ये तो कर लें, अगर वो कर लें वो भी कर लीजिएगा, मैंने कहा मना किया, लेकिन पहले लॉजिकली क्लियर करें, फिर जो मर्जी कर लीजिएगा। ना करें, खुदा के लिए ना करें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सर जी, वी हैव जस्ट एनफ टाइम। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एच ग्रुप, consolidated statement of financial position as on 31st March 2000 जी सर जी, रेडी है सर। एसेट्स, नॉन करंट एसेट, पर्सन की बैलेंस सामने रखना है। वैसे क्या सुन लें यार, मेरा नहीं ख्याल, मेरा तो वैसे ख्याल ये है कि घर में बनाए लैदा, लेकिन मुझे बनवाने टाइम है, मत देख के लिखे, सारी फिगर्स ढूंढ के जरा बोल दें। $620 plus $660 multiplied by 6 by 12. Statement of financial position as on.
ये पोस्ट एक्विजिशन डेट की है, ये फॉर द ईयर की फिगर्स नहीं, एज ऑन फिगर्स है। तो प्लीज 6/12 बस कहाँ की स्टोरी है? वर्किंग्स में जाएं, अब एंट्रीज ढूंढ के टिक्स लगा के फाइनल कर दें। 1405 सिर्फ फिगर्स देखें, कैलकुलेटर अलाउड है, वर्किंग्स करवाते हैं। इन्वेस्टमेंट की फिगर ध्यान से देखें। 20 कौन सा, 10 कौन सा, 900 जो कटा एनालिसिस ऑफ इक्विटी में जाएं, उसकी जगह गुडविल आई, गुडविल 200 आई, वर्किंग्स में जाएं, -20 कहाँ है -20? इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस, प्लीज फिगर्स ढूंढ लें, कोई इशू नहीं है। मिशन बन गया, जल्दी से लिख लें। स्टॉक 240 प्लस 280 माइनस कौन सा 10, स्टॉक एडजस्टमेंट क्रेडिट, रिसीवर्स ध्यान से। इतनी जल्दी कैसे लिखे, हमें से लिखा नहीं जा रहा, मैं लिखने भी नहीं दे रहा। रिसीवर्स सभी फिगर्स लिखवा दें, क्या हो गया? सुना नहीं, बैलेंस शीट आपकी खुद बनती है, अभी बनती है, टाइम है, कोई टेंशन ना लें जी। रिसीवर्स गेम शुरू, गेम शुरू। 170 प्लस 10 to 10 ना ना, आराम से आराम से, आराम 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 से। एक एंट्री ढूंढने से, कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट मैंने अलग डेबिट दिखा दिया, डन है। कैश इन ट्रांजिट, उसकी डबल एंट्री पूरी करवाएं, -20 डबल एंट्री बोल रहे हैं। अब इसमें जरा रिलेट कर लें, 56 पहले आ रहा है, 20 कटने से 36 रह गया, वो 36 हुआ इधर माइनस, कहाँ और भी मुझे याद करवाना है आपने, यहाँ देख के जरा एंट्री बोल दें 36 वाली। रिसीवेबल क्रेडिट तो करवा दिया आपने, पेएबल डेबिट अभी रहता है, वो नीचे जाके करवाना है ना। क्लियरली सर समझ आ गया? बैंक फाइनल करवाएं। 20 + 40 ये हुई ना आवाज। टोटल इंशाल्लाह हो जाएगा, छोड़ दें सर हो गया। इक्विटी की सारी फिगर्स मुझे कहां से देख के लिखवानी है आपने? खोलते नजर आए जरा सारे। देयर इज नो नीड ऑफ एनी वर्किंग नाउ, हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र हो चुकी है। सिंपली कहां से देख के क्या लिखवाई जा रहा है मुझे? शेयर कैपिटल 700, शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम 600, CRE 500, NCA इनका प्लस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। वो NCA की फिगर लिखवा दें, कहां से देख के फिगर्स लिखवाई जा रहे हैं? टोटल भी वहीं से देख के लिखवा दें, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो टोटल वहां है वो लिखवा दें। वापिस सारे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज लिखवा दें। डिबेंचर, डिबेंचर है ही सिर्फ किसमें? 0 + 150। ट्रेड पेबल्स की वर्किंग और से देखें, कैसे देखें, नजर ही कुछ नहीं आ रहा, आ रहा है नजर, अलहमदा सारा ही आ रहा है, सारा ही आई जा रहा है। 170 क्या है, प्लस 155, मोहसिन ये जुल्म हो गया, -20, वो 20 भी तो माइनस होना है, इसकी डबल एंट्री पूरी होगी भी है। अब सिर्फ क्या रह गया, माइनस कौन सा? 56, 36, 56, 36, वो 56, वो 56 आ रहा था यार, नहीं इसमें कुछ नहीं हुआ था, वो 36 56 आ रहा था रिसीवेबल में, 20 लेस हुआ, 36 उधर बना। क्या इधर पहली 36 था? दोबारा सवाल देख के बताना, देख के क्या सब्सिडी के पेबल्स में पहले ही 36 था? उसने एंट्री बेटा कर ली थी यार, तो सिर्फ इस 36 से कैंसिल होना था, उस 36 से जो बना नहीं था, तो उसका पहले 20 माइनस करके 36 बनाया गया। तो अब 36 वाली फाइनल एंट्री बोल देनी जरा।
एंड करंट टैक्स पेबल 50 प्लस 45 95 95 और 285 289 लिख के उठिएगा जी, टाइम है जी, ठीक। तैयब नजर आ जाएगा अगर देखना चाहे, अगर देखना चाहे कुछ नहीं नजर आएगा, थोड़ा सा एक स्टेप 2 स्टेप आगे आके देखो तो आ जाना, तो देख लेंगे। नहीं असल में आपकी जगह बैठा कोई नहीं हुआ, 2 कदम आगे बस, ठीक। ये बेटा इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट हुआ है, गुडविल क्रेडिट 20, बाद आपके पास 5 घंटे इस क्लास के बाद क्या करना है, 5 घंटे बाद कल तक फाइनल होना चाहिए, कर ले हिम्मत। टेबल टेनिस कल खेलनी, आज रहने दे, आज किसी और गरीब को भी मौका मिल जाए। 4:45 पढ़ ले, बाकी 15 मिनट ब्रेक होगी। नहीं अगर 3-4 दिन बगैर पढ़े गुजर सकते हैं, ठंडे दिल से सोच, कर ले हिम्मत। जजरी कहाँ तक लिख लिए? पेज नंबर 177 होमवर्क लेके उठिएगा जो, चलो बाद में बना लीजिएगा, मेरे ख्याल एक फिगर आएगी। इसी पेज नंबर 177 पे करना बेटा ये है, अरे 2 घंटे जरा चाहिए शायद, लेकिन आज के 2 घंटे शायद डिसाइडिंग। मैंने अभी ये जो क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया है, एक्विजिशन डेट थी 1 अक्टूबर, रिक्वायरमेंट में आए आपने ये सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, assuming as if acquisition date is 1st January, every other aspect of the question is same, सिर्फ क्या बदला मैंने, और सेकेंडली दोबारा ये सेम क्वेश्चन करना है आपने, assuming as if acquisition date is 1st April। समझिए मेरी बात, मैंने क्या कहा, ये सेम क्वेश्चन 2 तरह से होगा, ये एक ही दफा 2 तरह से हो जाएगा।
ये दो अलग-अलग क्वेश्चंस हो जाएंगे या एक ही क्वेश्चन है? सेम क्वेश्चन दो डिफरेंट डेट से अलग गेम हो जानी। लेकिन मुझे जो आखिरी चीज पूछनी हो ये है, ये 1 जनवरी 2001 हो या 1 अप्रैल 2000 हो, क्वेश्चन का ईयर एंड क्या है? क्या ये एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है? और सर जी दोनों एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है। 1 अप्रैल 2000 साल का शुरू है, ब्रॉड डाउन अभी भी नहीं होंगे। साल के पहले दिन अगर कोई मशीनरी खरीदें तो एंट्री करेंगे या ब्रॉड डाउन में लिखेंगे? 31 मार्च अगर यहाँ डेट होती 2000, तो ये दोनों एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर ही है। हाँ, थर्ड रिक्वायरमेंट में पूरा साल कंसोलिडेट होगा। तो प्लीज सोचना है, आराम से इसने हो जाना है, और अगर ये किया ना, कोशिश ना की गई तो बिल्कुल यूजलेस हो जानी है बहस। वैसे तो एक क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 2 भी इसका होमवर्क बनता था, लेकिन वो कल सही। 2 घंटे प्लीज लगाएं, एक एक घंटा दोनों को चाहिए। अल्लाह हाफिज।